हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है समसामयिक विशेषांक में। आज हम यहाँ पर कुछ अन्य टॉपिक्स को लेकर चर्चा करेंगे जो इम्पोर्टेंट रहे हैं पिछले दिनों में। तो आइए देखते हैं कि करके जो भी टॉपिक हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। देखिए, आज यहाँ पर जो एक टॉपिक मैंने ये लिया हुआ है ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर आर्ट एंड कल्चर के संदर्भ से ये रिलेटेड करता है और हागिया सोफिया एक चर्चा का विषय रहा है। क्यों रहा है तो उसको समझते हैं। तुर्की के राष्ट्रपति के द्वारा इस्तांबुल के मोनूमेंट हागिया सोफिया को मस्जिद का दर्जा दिए जाने के पश्चात यूनेस्को ने इसे विश्व विरासत स्थल की स्थिति में रखने का निर्णय लिया है। इसलिए इसको ध्यान में रखना है क्योंकि कई बार यूनेस्को के द्वारा जो विश्व विरासत स्थल की सूची में सम्मिलित किए जाने वाले मोनूमेंट होते हैं, स्मारक होते हैं, उनको ज़रूर लेकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा। हागिया सोफिया एक मस्जिद है जो कि आपकी तुर्की में है और इसका नाम एक मोनूमेंट है जिसको यूनेस्को ने कहा है कि हम इसको सूची में अपने शामिल करेंगे, विश्व विरासत स्थल। इसके अतिरिक्त यहाँ पर कुछ प्रमुख तथ्यों की जानकारी लेते हैं। इसकी स्थापना सन 1537 में रोमन संग्रह जस्टिशियन प्रथम द्वारा ली गई थी। यह उस समय की स्थापत्य के क्षेत्र में वाइजेंटाइना वास्तुकला का अद्वितीय उदाहरण था। हागिया सोफिया अर्थात पवित्र ज्ञान प्रमुख रूप से ऑर्थोडॉक्स चर्च था जो फिर रोमन कैथोलिक कैथेमूल बना। तो यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं अर्थात अगर हम बात करें तो स्थापना इसकी ध्यान रखिएगा 537 है। वास्तुकला कैसी है, वाइजेंटाइना की है और इसका हागिया सोफिया का जो नाम आता है वो पवित्र ज्ञान इसका मतलब होता है और ये एक चर्च के रूप में पहले था। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य चीज़ों को आइए देखते हैं। इसमें एक अन्य चर्चा जो इसमें की जा रही है कि 1453 में जब उस्मानियों ने इस्तांबुल जीता तो उन्होंने इसे मस्जिद में परिवर्तित कर दिया था। 1975 में इसे संग्रहालय में परिवर्तित कर दिया गया। तो स्टार्टिंग जो थी यहाँ पर अगर हम देखें तो ये एक चर्च था, उसके बाद ये एक मस्जिद में परिवर्तित हुआ और 1975 में जाकर इसे संग्रहालय में परिवर्तित कर दिया गया। ये तो बात हो गई हागिया सोफिया के बारे में, लेकिन इसके साथ साथ यूनेस्को का नाम इसमें जुड़ता है, इसलिए यूनेस्को के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, यूनेस्को क्या है कि संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक व सांस्कृतिक संगठन है जो संयुक्त राष्ट्र का एक घटक है या निकाय है। इसका कार्य शिक्षा, प्रकृति, समाज तथा संस्कृति के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना है। यूनेस्को में 193 सदस्य हैं, तो आप इसके बारे में जानते भी हैं, पढ़ा भी आपने होगा। देखिए, यूनेस्को किन किन क्षेत्रों में काम करती है। शैक्षिक क्षेत्रों में काम करती है, वैज्ञानिक क्षेत्रों में काम करती है, सांस्कृतिक संगठनों के संदर्भ में ये काम करती है। शिक्षा, प्रकृति, समाज, संस्कृति को यहाँ पर एक कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। विश्व में इसके सदस्य संख्या की बात करें तो 193। कई बार संगठनों को लेकर भी क्वेश्चन पूछे ज़रूर जाते हैं वहाँ पर, और इस तरह के क्वेश्चन आपको जब पढ़ने का संदर्भ है कि हागिया सोफिया आया, यूनेस्को का नाम है, तो यूनेस्को के बारे में ज़रूर वहाँ पर जानकारी होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें यूनेस्को के बारे में तो यूनेस्को यह एक अंतर्राष्ट्रीय विश्व धरोहर पार्क तथा इमारतों का संरक्षण भी करता है। इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है और भारत 1946 में यूनेस्को का सदस्य बना। तो इसको ध्यान में रखना है। ये संरक्षण किनका करता है? विश्व धरोहर पार्क इमारतों का। मुख्यालय फ्रांस, पेरिस, और भारत इसका जो सदस्य बना 1946 में। ये तो बात हो गई कि हागिया सोफिया और उस यूनेस्को उससे संबंधित और उसके बारे में जानकारी हमने यहाँ पर ले ली। अगला टॉपिक हम यहाँ पर देखेंगे। अगला टॉपिक देखिए, यहाँ पे परिसीमन प्रक्रिया है, उसको लेकर भी यहाँ पर चर्चा का विषय रहा है। चर्चा का विषय क्यों रहा है? क्योंकि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और असम सरकार से एक याचिका पर जवाब मांगा जिसमें असम में विधानसभा और संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन की प्रक्रिया पर सवाल उठाए गए हैं। तो यहाँ पर परिसीमन बेसिकली कि आपके चुनाव लड़ने की एक क्षेत्र जो होता है वहाँ पर परिसीमन किया जाता है। कई बार इसमें परिवर्तन किया जाता है, जनसंख्या के साथ जनसंख्या के आधार पर इसमें परिवर्तन किया जाता है। तो इसको लेकर अभी जो चर्चा का जो कारण सुप्रीम कोर्ट ने अभी सवाल जवाब किया है यहाँ पर असम सरकार और केंद्र से। तो चलिए आइए जानते हैं कि यहाँ पे जो संसदीय निर्वाचन क्षेत्र होते हैं इसको लेकर क्या प्रक्रिया रही है, कैसे निर्धारण हुआ है और कब हुआ है। तो इस याचिका में इस आधार पर परिसीमन प्रक्रिया का विरोध किया गया है कि परिसीमन का आधार 2001 की जनगणना को बनाया जा रहा है। 2011 की जनगणना के आंकड़े जबकि उपलब्ध हैं और 2021 की जनगणना का कार्य चल रहा है। तो कहने का मतलब है कि ऑलरेडी हमारे पास 10 वर्ष पुराना आंकड़ा जब है, जनगणना का आधार है, तो हम 20 वर्ष पुराने जनगणना का आधार क्यों बना रहे हैं, जबकि 2021 की भी ऑलरेडी जनगणना प्रारंभ हो चुकी है और उसका भी कुछ समय के पश्चात आपके पास डाटा आ जाएगा। तो इसको लेकर भी यहाँ पर सवाल जवाब आपसे किए गए हैं। याचिका में इसको विरोध किया गया है तो उसकी यहाँ पर चर्चा भी की हो गई है।
परिसीमन प्रक्रिया का मतलब क्या होता है, होती क्या है, उसके बारे में देखते हैं जानकारी क्या है। परिसीमन प्रक्रिया क्या होती है इसको समझते हैं। तो परिसीमन प्रक्रिया से तात्पर्य है देश में या राज्य में विधायी निकाय वाले निर्वाचन क्षेत्रों को सीमा तय करने की क्रिया। ठीक है, कि अर्थात एक सांसद जो होता है वो किस क्षेत्र के अंतर्गत, अर्थात जो चुनाव जो लड़ रहा है उसका क्षेत्र कितना होगा, वहाँ पर जनसंख्या कितनी होगी, उस जनसंख्या के अनुसार वहाँ पर वो काम होगा। कि 10 लाख की जनसंख्या अगर कोई क्षेत्र होगा तो वो परिसीमन के अंतर्गत आएगा। तो 10 लाख की जनसंख्या जिस क्षेत्र में रहती होगी उसको एक एरिया बना दिया जाएगा और वहाँ से चुनाव होने लगे। इसी तरह विधानसभा का जो चुनाव होता है तो उसमें विधायकों के लिए इसी तरह का क्षेत्र निर्वाचित किया जाता है, एक क्षेत्र का निर्धारण किया जाता है। तो मूलतः कहने का मतलब है कि देश में या राज्य में विधायी निकाय वाले निर्वाचन क्षेत्रों की जो सीमा तय होती है उसी को हम परिसीमन कहते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पर देखें तो और भी कुछ जानकारी इसमें दी गई है, जैसे कि परिसीमन का काम एक उच्चाधिकार निकाय को सौंपा जाता है। ऐसे निकाय को परिसीमन आयोग या सीमा आयोग के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर परिसीमन का जो कार्य होता है जिसके द्वारा किया जाता है वो कौन होता है, परिसीमन आयोग होता है। प्रत्येक जनगणना के बाद भारत की संसद के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 82 के तहत एक परिसीमन अधिनियम लागू किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा कि प्रत्येक जनगणना के बाद 2011, 2001, 2021 की जनगणना के बाद भारत की संसद के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत एक परिसीमन अधिनियम लागू किया जाता है। भारत में ऐसे परिसीमन आयोगों का गठन क्रमवार किया गया है, जैसे कि कब कब यहाँ पर आपको किया गया है, परिसीमन को लेकर गठन कब हुआ है तो उसके बारे में जानकारी दी गई है। जैसे कि आपको 1952 का परिसीमन आयोग अधिनियम है, 1952 के दिन किया गया। इसी की तरह आपको अगर हम देखें तो 1963 का परिसीमन आयोग अधिनियम है जो 1962 के परिसीमन अधिनियम के अंतर्गत किया गया। उसी तरह अगर आप देखें 1973 में परिसीमन अधिनियम का अधिनियम बनाया गया, 1973 में परिसीमन आयोग अधिनियम वहाँ पर आपको 1972 के दिन बनाया गया था। और 2002 में भी इसी तरीके से देखा जाए तो अब तक 1952, 62, 72, 2002 हर दशक यहाँ पर दशक तक यहाँ पर चीज़ों को इस तरीके से बनाए गए हैं। बीच में यहाँ पर काफ़ी 1972 के बाद 30 साल के बाद 2002 में बनाया गया। उसके बाद अभी तक यहाँ पर चीज़ों के गठन की बात यहाँ पर नहीं की गई है। तो गठन यहाँ पर जो किया गया है उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। परिसीमन आयोग का जो गठन होता है उसमें होते कौन कौन है, सदस्य कौन होते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो अध्यक्ष होगा वो उच्चतम न्यायालय के एक अवकाश प्राप्त न्यायालय जो भी न्यायाधीश होते हैं वो होंगे। तो उच्चतम न्यायालय के अवकाश प्राप्त, यहाँ न्यायालय लिखा है, बेसिकली यहाँ पे न्यायाधीश होगा, मिसप्रिंट है या टाइपिंग एरर है तो इसे न्यायाधीश कर लीजिएगा। तो परिसीमन आयोग का जो गठन है वो कौन करता है, उसका अध्यक्ष कौन होता है, उच्चतम न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश। सदस्य कौन कौन होगा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो सकता है या मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा नामित कोई निर्वाचन आयुक्त और संबंधित राज्यों के निर्वाचन आयुक्त इसके सदस्य होंगे। इसके अतिरिक्त परिसीमन आयोग भारत में उच्च अधिकार प्राप्त निकाय है जिसके आदेशों को कानून के तहत जारी किया गया है और इन्हें किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि देखिए परिसीमन आयोग के द्वारा यदि कोई चीज़ निर्धारित कर दी जाती है तो आप उसको किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान में रखिए, किसी भी न्यायालय में आप उसको चुनौती नहीं दे सकते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर हमने देख ली। अब बात करते हैं यहाँ पर फास्टैग प्रणाली की। यहाँ पर देखिए चर्चा की जाती है। तीसरा जो आज का टॉपिक है वो है फास्टैग प्रणाली, क्योंकि हाल फिलहाल काफ़ी चर्चा का एक विषय रहा है। फास्टैग प्रणाली को लेकर भारत सरकार काफ़ी तेज़ी से इस पर काम भी कर रही है। तो आइए देखते हैं यहाँ पर फास्टैग प्रणाली को लेकर क्या क्या सरकार ने सुविधाएँ या क्या क्या मुहिम चला रखी है। हाल ही में जो चर्चा कारण हाल ही में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने NIC से नए वाहनों के पंजीकरण से पहले और राष्ट्रीय परमिट वाले वाहनों के लिए फिटनेस प्रमाण पत्र करते समय फास्टैग विवरण सुनिश्चित करने के लिए कहा है। तो यहाँ पर अब जो भी नए वाहनों के पंजीकरण हो रहे हैं, जो भी राष्ट्रीय परमिट जारी करें, वहाँ पे फास्टैग का विवरण देने को सुनिश्चित किया गया है। ये इसमें चर्चा की गई है। इसके अतिरिक्त भी यहाँ पर कुछ चीज़ों की बात की गई है, जैसे कि अंतः मंत्रालय ने नए वाहनों का पंजीकरण करते समय राष्ट्रीय परमिट के तहत चलने वाले वाहनों को फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करते समय फास्टैग विवरण लेना सुनिश्चित करने को कहा है। तो ये तो ठीक है यहाँ पर। इसके अतिरिक्त आपको मंत्रालय ने NIC को सूचित किया है कि वाहन पोर्टल के साथ, वाहन एक पोर्टल भी है, बेसिकली वाहन गाड़ियों को भी कहते हैं, वाहन इन्होंने एक पोर्टल बनाया के साथ राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह को पूरी तरह जोड़ दिया गया है और 14 मई को API के साथ साइबर के साथ यहाँ पे से जोड़ हुआ है, साइबर के साथ इसे अटैच्ड किया गया है।
वाहन प्रणाली अब VIN के माध्यम से यहाँ पर जोड़ा जाएगा या जानकारी हासिल हम कर सकते हैं उसके माध्यम से। तो इस तरीके से अगर हम कहें तो फास्टैग जो प्रणाली है उसको इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह से जोड़ दिया गया है। साथ ही एक पोर्टल वहाँ पर है, वेब पोर्टल में सारी जानकारी आपकी कलेक्ट की जाएगी और उसके माध्यम से वहाँ पर आप कहाँ पर ट्रैवल कर रहे हैं, कहाँ पर इसका यूज़ हो रहा है, किस तरीके से, तो वो एक तरीके से कह सकते हैं कि यहाँ पर सारी जो जानकारी है वाहनों से रिलेटेड है, उनके परमिट को लेकर है, कौन कहाँ ट्रैवल कर रहा है, उससे रिलेटेड सारी जानकारी आपको यहाँ पर हो जाएगी और ये प्रक्रिया काफ़ी बेहतर हो जाती है। इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अगर आप यहाँ पर कार्य संचालन प्रारंभ हो जाता है तो। इसके अतिरिक्त फास्टैग प्रणाली क्या होती है इसको समझ लेते हैं। यह राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क प्रदान का इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली है। कैसी है? एक शुल्क प्रदान, जो आप टोल पे जाते हैं शुल्क देते हैं, टैग जो भी होता है कितना लगता है वहाँ पर टोल, आपका टैक्स जो भी होता है या पैसे होते हैं, तो उसको यहाँ पर टोल शुल्क जो होता है उसको पे करने की एक प्रणाली है फास्टैग प्रणाली। टोल प्लाजाओं पर टोल कर सिस्टम से होने वाली समस्या का समाधान भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा भारत में इलेक्ट्रॉनिक कलेक्शन सिस्टम शुरू किया गया है। तो अब जैसे कि हम आप होता है ना कि स्कैन कर देते हैं, स्कैन से आपको पेमेंट ऑनलाइन आप पेमेंट हो जाता है, ठीक उसी तरीके से अब यहाँ पर आपको कैश या इस तरीके पेमेंट आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधे आपको फास्टैग आपकी गाड़ी में वहाँ पर लगा होगा तो वो उसको अटैच करेगा, उसे देखेगा और उसके माध्यम से आपका पेमेंट वहाँ पर हो जाएगा। तो एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक कलेक्शन सिस्टम यहाँ पर शुरू हो जाएगा। फास्टैग की मदद से आप टोल प्लाजा में बिना रुके टैक्स दे सकेंगे। वाहन के विंड स्क्रीन में फास्टैग लगाया जाएगा, इसमें रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन भी लगा होगा। तो यहाँ पर देखिए सीधा सीधा कहा गया है कि आपको अब टोल प्लाजा पर रुकने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। इसके लिए वहाँ पर तेज़ी से काम हो सके इसलिए वाहन के विंड स्क्रीन में फास्टैग लगाया जाएगा और इसको कैचअप करने के लिए RIF अर्थात RFI रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन भी वहाँ पर लगा जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर हम देख सकते हैं कि रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन को लगाकर विंड स्क्रीन पर उसको हम कार को संचालित करेंगे। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो वाहन में ये जो टैग है प्रीपेड खाते के सक्रिय होते ही अपना कार्य शुरू कर देगा। जब फास्टैग अकाउंट की राशि खत्म हो जाएगी तो उसे रिचार्ज करना होगा। M एवं N श्रेणी के वाहनों की बिक्री के समय नए वाहनों में फास्टैग लगाना 2017 से अनिवार्य कर दिया गया था। फास्टैग का यह उपयोग प्रचार राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क प्लाजा पर कोविड के प्रसार की संभावनाओं को कम करने में भी प्रभावी होगा। तो कोविड-19 का प्रभाव जिस तरीके से बढ़ा है उसको भी यहाँ पर कम करने को लेकर काम करने की यहाँ पर आपको आवश्यकता प्रतीत होती है और इसके लिए भी हम यहाँ पर इस चीज़ को अपना रहे हैं। ये तो बात हो गई हमारी फास्टैग प्रणाली को लेकर, हमने यहाँ पर चर्चा कर ली कि ये किस तरीके से काम करेगी, यह प्रणाली है क्या, इसके लिए क्या यहाँ पर परिवर्तन किए गए हैं, कब से इसे लागू करने की बात की गई है, कोविड-19 के दौर में कैसे प्रभावी हो सकता है। अगला टॉपिक है यहाँ पर एक मंत्रालय संबंधित है, आपका सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के कुछ टॉपिक हैं, इसको देख लेते हैं। यहाँ पर जो नितिन गडकरी हैं आपके सड़क परिवहन राज्य मंत्रालय के जो प्रमुख हैं ने हरियाणा में लगभग 20,000 करोड़ रुपए की एक नई आर्थिक गलियारा परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया है। किसका? आर्थिक गलियारे का। कहाँ पर? हरियाणा में। लागत कितनी है? 20,000 करोड़। इन्हें उभरते भारत के राजमार्ग करार दिया गया है जिससे हरियाणा के हर कोने में विकास होगा। तो यहाँ पर इसके माध्यम से हरियाणा राज्य का जो है विकास सुनिश्चित होगा, इस बात को सुनिश्चित किया जा रहा है। इस सरकार के शुरुआती 2 साल में 2 लाख करोड़ रुपए के कार्य पूरे हो जाएंगे और चंडीगढ़ से दिल्ली हवाई अड्डे तक की यात्रा में लगने वाले 4 घंटे से जो समय लगता था वो अब घटकर 2 घंटे रह जाएगा। इसके अतिरिक्त यहाँ पर यह भी कहा गया है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि पिछले 5 साल में राज्य ने 29,406 किलोमीटर लंबी सड़कों का विकास एवं सुधार किया है। तो हरियाणा में अब तक इतनी सड़कों का विकास हो चुका है। इसके अतिरिक्त श्री गडकरी ने हरियाणा के मुख्यमंत्री से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से सटे इलाकों में MSME सहित औद्योगिक क्लस्टर के विकास में जोड़ने का भी आह्वान किया है। तो मुद्रा आर्थिक गलियारा जो होता है उसका लाभ क्या है, किस तरीके से काम करेगी, ये तो बात हो गई कि हाँ ये आर्थिक गलियारा कहाँ स्टार्ट किया गया है, तो हरियाणा में किया गया है। साथ ही यहाँ पर जो कितनी सड़कें बनी उसकी तो बात की जा रही है, लेकिन मूलतः ये जो औद्योगिक गलियारा होता है इससे आपको लाभ क्या मिलता है, हमें यहाँ पर इसकी ज़रूर यहाँ पर चर्चा करनी चाहिए। मूलतः यहाँ पर ये ज़रूरी है। तो देखिए सबसे जो इम्पॉर्टेंट पहली चीज़ है कि हरियाणा का दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के साथ संपर्क में सुधार होगा। तो पहली जो लाभ यहाँ पर हरियाणा राज्य को है, लेकिन भारत के संदर्भ से बात करें, महत्व के संदर्भ, तो यहाँ पर जो आवागमन होता है उसमें जो होता है सुधार हो जाएगा, लागत जो होगा कम होगा और राज्य जो होंगे दूसरे साथ बेहतर संपर्क स्थापित कर सकेंगे।
इसके अतिरिक्त बड़ों शहरों में जनसंख्या कम होगी। जब अगर आप आर्थिक गलियारे से अगर आप जुड़ जाएंगे, हाईवेज़ बन जाएंगे, तो वहाँ पर जो होता है सघनता जो होती है जनसंख्या कि हाँ जहाँ ज़्यादा बेहतर सुविधाएं हैं वो वहीं पर रहते हैं। तो धीरे धीरे अगर सुविधाएं आपको एक्सटेंडेड होंगी, बाहरी क्षेत्रों की ओर बढ़ेंगी, तो लोग भी जनसंख्या का जो घनत्व होता है वहाँ कम होकर शहरों से जो होता है वो कस्बों की ओर, फिर वहाँ पर कस्बों का विकास होगा तो वो भी शहर डेवलप हो जाएंगे। तो इस तरीके से बड़े शहरों में जनसंख्या कम हो जाएगी। यात्रा में लगने वाले समय में कमी आएगी। जैसा यहाँ पे कहा गया कि चंडीगढ़ से दिल्ली हवाई अड्डे तक का जो सफ़र था 4 घंटे लगते थे वो 2 घंटे रह जाएगा, तो ये इसका लाभ मिलेगा। तीसरी बात यहाँ पर की गई है कि यात्रा में लगने वाले समय में कमी होगी। चौथी बात कही समय, ईंधन व लागत की बचत होगी। अर्थात अगर आप 4 घंटे का जगह 2 घंटे ट्रैवल करते हैं तो वहाँ पर ईंधन आपको कम लगेगा। ईंधन अगर आप कम डालेंगे तो वहाँ पर जो पैसा आप, क्योंकि पैसे जो भी आप डीजल डला रहे हैं, पेट्रोल आपकी गाड़ी में पड़ रहा है, तो उसके लिए आपको पैसे पेमेंट करने पड़े, तो वो भी आपको कम वहाँ पर पे करना पड़ेगा और कम समय में आप पहुँच जाएंगे। तो इस तरीके से समय, ईंधन व लागत तीनों की यहाँ पर बचत होगी। इसके अतिरिक्त राज्य के पिछड़े इलाकों का विकास होगा। तो जहाँ से भी आपके औद्योगिक गलियारा जो होता है आपको गुजरेगा, उन क्षेत्रों का विकास होना सुनिश्चित होगा। और कैसे यहाँ पर होगा उसकी भी हम बात करेंगे। भारत को 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य को भी हासिल करने में ये सहायता देगा। तो वर्तमान समय में हमने देखा है कि प्रधानमंत्री ने बोला था कि भारत को हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी में डेवलप करना चाहते हैं। तो आर्थिक जो गलियारा का जो विकास होगा, जिस तरीके से विकास होगा, सड़क संपर्क में सुधार होगा, उससे यहाँ पर ये देखने को मिलेगा कि आपको 5 ट्रिलियन इकोनॉमी में जितनी अच्छी अर्थव्यवस्था मूव ऑन हो सकती है, फॉरवर्ड हो सकती है, गतिशीलता जितनी रहेगी उतना ही वहाँ पर लाभदायक होता है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो आर्थिक गलियारे के संदर्भ में, जिसके लाभ के संदर्भ में यहाँ पर बात करते हैं। देखिए यहाँ पर जो हम बात करें कि राज्य के पिछड़े इलाकों का विकास कैसे होगा और भारत 5 ट्रिलियन इकॉनमी कैसे डेवलप होगा, तो देखिए यहाँ पर होता क्या है। आर्थिक गलियारे से जहाँ से डेवलप होता है और उससे सटे जो इलाके होते हैं उनमें क्या होता है कि नई चीज़ें डेवलप होती हैं। नई चीज़ें जैसे कि एमएसएमई सेक्टर आपका विकास होगा, जिसमें खादी, ग्रामोद्योग, हस्तशिल्प, टेक्सटाइल, इस तरह की चीज़ें वहाँ पर डेवलप होंगी। स्मार्ट सिटीज़ वहाँ पर डेवलप होंगी। वहाँ पर आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या इंटरनेट ऑफ थिंग्स का प्रयोग करके बेहतर और स्मार्ट सिटीज़ का विकास हो जाएगा। स्मार्ट विपेज नहीं है यहाँ, स्मार्ट विलेज यहाँ पर होगा, तो यहाँ पर मिसप्रिंट है। स्मार्ट विलेज का यहाँ पर विकास, जो गांव होंगे उसके आसपास उनको भी धीरे धीरे क्या होगा कि नई तकनीकों का साझाकरण होगा, नए लोग वहाँ पर विकसित होंगे, नए उद्योग वहाँ पर लगेंगे, तो उससे वहाँ पर स्मार्ट विलेज डेवलप होंगे। औद्योगिक क्लस्टर्स लगेंगे, अर्थात उद्योगों के छोटे छोटे समूह वहाँ पर स्थापित हो जाएंगे। खादी और ग्रामोद्योग का विकास, खादी एवं ग्रामोद्योग का विकास होगा। तो इस तरीके से जो राज्य के जो पिछड़े इलाके हैं, जहाँ पर कोई भी काम नहीं हो रहा था, उद्योग नहीं था, तो वहाँ से अचानक से क्या होगा कि नए आपके एमएसएमई सेक्टर का विकास हो जाएगा। इसमें नए स्मार्ट सिटीज़ डेवलप होना शुरू हो जाएंगे, नए स्मार्ट विलेज भी डेवलप होंगे, औद्योगिक क्लस्टर्स का वहाँ निर्माण होगा, ग्राम और खाद्य उद्योग होगा। तो यहाँ पे इस तरीके से विकास होगा और एट द लास्ट कि आपके नए रोजगार की भी उपलब्धता आपको यहाँ पर सुनिश्चित होगी। तो इस तरीके से यदि यहाँ पर देखा जाए तो एक्सप्रेसवे जो भी हैं या फिर आपके आर्थिक जो गलियारे हैं, इस तरीके से यहाँ पर फ़ायदा होता है, इस तरीके से वहाँ पर काम होता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हरियाणा में जो ये आपका आर्थिक गलियारा परियोजना का शुभारंभ किया गया, उसके ये सारे लाभ देखने को मिलते हैं। तो कहीं भी बनता है उसका डायरेक्टली जो लाभ होता है वो यही होता है और किया भी इसीलिए जाता है ताकि एक सामूहिक तौर पे इस गलियारे को इस तरीके से विकसित किया जाए कि एक बड़ी मात्रा में रोजगार, उद्योगों और लोगों को वहाँ पर नए जॉब्स और अपॉर्चुनिटीज़ दी जा सकें। तो आज के लिए यहाँ पर हमने 4 टॉपिक्स को पढ़ा है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक नए कुछ विषयों के साथ जो इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए, कल मिलेंगे, नए टॉपिक्स की चर्चा करेंगे और एग्ज़ाम की प्रक्रिया के संदर्भ से उसको देखेंगे क्या क्या हो सकता है, पूछा जा सकता है। आप लोग इसे रिवीजन कर लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर।